अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका एग्जाम आपका 28 तारीख को है। ये उन बच्चों के लिए बताया जा रहा है जिन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ऐसे समझो कि आईसीयू में भर्ती हैं वो, और वो चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन मिल जाए ताकि हम 28 तारीख को कुछ कम से कम एग्जाम तो अटेम्प्ट कर सकें। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के, जो अगर आप कर लेते हो तो आप बिल्कुल आराम से पास हो सकते हो। पहला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और इसका विषय क्षेत्र क्या है? राजनीतिक सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही है कि पॉलिटिकल साइंस में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? राज्य का अध्ययन किया जाता है, यह बात गार्नर ने कही है। लेकिन केवल राज्य का ही अध्ययन नहीं किया जाता, इसके साथ साथ सरकार का भी अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक दलों का भी अध्ययन किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं यूएनओ जैसी संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब आज राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है, आप उसको एक सीमित दायरे में बंद नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लें तो आप आराम से पास हो सकते हैं। वैसे आपको पता होगा कि राजनीति का जनक किसे माना जाता है? एरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तु भी कहते हैं। और एक विचारक हैं जिनका नाम है हेराल्ड जे लॉसवेल, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि किसे क्या कब कैसे मिलता है यह राजनीति है। अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, किसे नरेंद्र मोदी कब 2014 और 2019 के चुनाव में क्या प्रधानमंत्री का पद मिला? कैसे मिला? चुनाव के माध्यम से, लीगल तरीके से। इसी तरह से दूसरी तरफ देखते हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी क्या मिला? मुख्यमंत्री का पद। कब मिला? 2015 और 2020 के चुनाव में। कैसे मिला? वही चुनाव के माध्यम से। तो यहां पर हेराल्ड जे लॉसवेल ने जो कहा है कि किसे क्या कब कैसे मिलता है, यही राजनीति है, यह आपने देख लिया। तो यहां पर यह ध्यान रखना है आपको कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और विषय क्षेत्र, इस पर आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके पास होने के चांसेस 100% है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उदारवाद और मार्क्सवाद में क्या अंतर है? उदारवाद, जैसा कि नाम से ही है, लिबरलिज्म, जो लिबर्टी की इज्जत करता है, जो स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देता है। मार्क्सवाद समानता को महत्व देता है। उदारवाद व्यक्ति की ज्यादा इज्जत करता है, व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता देना चाहता है। मार्क्सवाद समानता और समाज की इज्जत करता है, वो चाहता है सभी व्यक्तियों को महत्व मिले। उदारवाद खुली प्रतियोगिता का समर्थक है कि सबको खुला छोड़ दो और वो अपने अपने तरीके से, हर व्यक्ति समझदार होता है और वो अपनी अच्छाई जानता है, वो आगे बढ़ सकता है। मार्क्सवाद कहता है नहीं, हमें हर व्यक्ति को ध्यान में रखना है। अगर हम खुली प्रतियोगिता का समर्थन करेंगे तो इसमें से बहुत सारे जो कमजोर लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे, इसलिए हमें खुली प्रतियोगिता का समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर बात करें कि उदारवाद के कौन कौन समर्थक हैं, तो उदारवाद के जो समर्थक हैं वो एडम स्मिथ, रिकार्डो, ये सब समर्थक हैं इसके। यानी वो ये कहते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा महत्व दो, स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व दो। जबकि मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स खुद इसके समर्थक हैं, एंजेल्स हो गए, लेनिन हो गए, ये इसके समर्थक हैं। तो ये अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो पास होने के चांसेस हैं। हो सकता है उसमें लिखा हुआ आ जाए उदारवाद की विशेषताएं लिखिए, मार्क्सवाद की विशेषताएं लिखिए, वो भी आप इसी तरह से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, कोई औरत पैदा नहीं होती बल्कि औरत बन जाती है, ये किसने कहा है? ये 1949 में एक बुक आई थी, द सेकंड सेक्स, और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है साइमन डी बुआ। उन्होंने बताया कि एक्चुअल में कोई भी औरत पैदा नहीं होती बल्कि औरत बन जाती है, और औरत उन्हें बनाता कौन है? समाज। समाज जो है उन्हें इस तरह से ट्रीट करता है कि वो औरत बन जाती है। उन्होंने बताया भी है, उदाहरण भी दिया है। उन्होंने उदाहरण के माध्यम से बताया है कि कैसे कलर के माध्यम से, कैसे खेल के माध्यम से, यानी कहने का मतलब बता दिया जाता है कि ये लड़कों का रंग है, ये लड़कियों का रंग है, ये बुद्ध गुड़िया जो है ये खेल लड़कियों के लिए खेला गया है, वही खेलेंगी ये।
वो गुस्से में है, वो ये कह रही हैं कि अब बहुत हो गया गुड्डे गुड़ियों का खेल, अब हम पिस्तौल से खेलेंगे। नहीं नहीं, ज्यादा हो गया। पिस्तौल से खेलेंगे मतलब है कि आर्मी में भर्ती होकर हम अपना जौहर दिखाएंगे, हम अपना जो है रुतबा दिखाएंगे। तो ये है आपका कि कोई औरत पैदा नहीं होती बल्कि औरत बन जाती है। साइमन डी बुआ ने ये बात कही है। इसमें नारीवाद के नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, राजनीति सिद्धांत के विभिन्न उपागम। विभिन्न उपागम का मतलब है कि किस तरह से इसका हम अध्ययन करते हैं। इस राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के 4 उपागम हैं, अप्रोच। नंबर 1 ऐतिहासिक उपागम, जिसे हिस्टोरिकल अप्रोच कहा जाता है। नंबर 2 संस्थागत उपागम, जिसे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहा जाता है। नंबर 3 नॉर्मेटिव अप्रोच या आदर्शी उपागम कहा जाता है। और नंबर 4 इंपेरिकल या अनुभवात्मक उपागम कहा जाता है। जब इसका आंसर करेंगे तो इसको और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हमें राज्य की आज्ञा क्यों माननी चाहिए? तो हमें राज्य की आज्ञा इसलिए माननी चाहिए, हमें सबसे पहले वो सुरक्षा प्रदान करता है। हम सुरक्षित हैं, किस लिए? क्योंकि राज्य है, सरकार है। अगर वो राज्य ना हो तो हम सुरक्षित ना रहें, और सुरक्षित नहीं रहने पर मत्स्य न्याय होगा। मत्स्य न्याय का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए हमें राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए क्योंकि वो सुरक्षा देता है। नंबर 2 कल्याणकारी कार्य करता है। कल्याणकारी कार्य कौन कौन से हैं भाई? फ्री एजुकेशन देना, फ्री हेल्थ की सुविधा देना, बसों की सुविधा देना, मेट्रो की सुविधा देना। तो ये सारी सुविधाएं कौन दे रहा है? हम खुद नहीं ले सकते ये, इसके लिए राज्य की आवश्यकता होती है। तो यदि आप इन 5 क्वेश्चनों को, वो बच्चे ध्यान रखना है जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं आता है, उनके लिए रामबाण है ये। अगर इस क्वेश्चन को कर लिया जाए, इन 5 को कर लिया जाए, तो वो कम से कम पास तो हो ही सकते हैं। हाँ, लेकिन जो बच्चे ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से करो आप। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो आईसीयू में भर्ती हैं और एकदम बिल्कुल दुखी थे, लेकिन अब उन्हें पता लग गया है कि उनके भी पास होने की संभावना है। तो इन 5 क्वेश्चनों को करें, अपने आप ही आपका कल्याण हो जाएगा।